हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, जूले, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज मैं आप सबके सामने आया हूँ, एक इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। मेरा नाम संजय है। पहले भी मैं आपके सामने आ चुका हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है और ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। तो टॉपिक क्या हमारा, वो है इंग्लिश। इंग्लिश आप सभी ने सुना है, हिंदी भी सुना है, उर्दू भी सुना है। जितने भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जितने भी है, ये सारे लैंग्वेजेस है। तो इंग्लिश एक इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, इंग्लिश का जो यूज़ है हर स्टेट, हर कंट्री, कहीं भी जाते हो आप, इंग्लिश के बिना आपका कोई भी काम नहीं बनता है। चाहे आप जॉब करने जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका इंग्लिश आना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी माना जाता है। तो इंग्लिश को सीखना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। तो मैं आज आप सभी के सामने इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ इंग्लिश सीखिए। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश सिखाने का, तो आप मेरा साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए मुझे। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश होता क्या है। देखिए, ध्यान से देखना है, ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इवन हिंदी भी हमारी लैंग्वेज है, उर्दू ये भी लैंग्वेज है, पंजाबी ये भी लैंग्वेज है। जितने भी बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ते हो ना, अब कहीं लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जो मैथ होता है, साइंस होता है, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इंग्लिश इज नॉट योर सब्जेक्ट। इवन हिंदी इज नॉट योर सब्जेक्ट। हिंदी भी आपका लैंग्वेज है और इंग्लिश भी आपका लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है, समझ आ गया आपको कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब बात यह है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, लैंग्वेज कैसे पता चलेगा आपको कि लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसके लिए आपको सपोज एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप मुझसे बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई मेरे सामने आके मेरे से बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो मुझे हेलो हाय करेंगे, हालचाल पूछेंगे, तो उसके अंदर से जो साउंड आएगा, यानी कि अगर मैं बोला हेलो हाउ आर यू, अगर मैंने इस तरीके से बोला तो वो मुझे क्या बोलेगा, हाय आई एम फाइन। यानी कि उसके अंदर से एक साउंड आ रहा है। जब तक वो बोलेगा नहीं, हमें किसी का लैंग्वेज नहीं पता चलेगा। अगर वो मुझे हिंदी में रिप्लाई करे तो उसका मतलब ये है कि उसका लैंग्वेज जो है हिंदी है, और अगर वो मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका लैंग्वेज क्या है, वो इंग्लिश है। ठीक है, तो यानी कि लैंग्वेज को जानने के लिए लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करेंगे? लैंग्वेज जो होता है वो कम्स फ्रॉम साउंड, यानी कि जो अंदर से आता है, साउंड से आएगा, उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कम्स फ्रॉम साउंड्स। लैंग्वेज कहाँ से आता है? लैंग्वेज आपके साउंड से आता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आपके लैंग्वेज के बारे में नहीं पता चलेगा किसी को। आपको लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए आपसे बात करना पड़ेगा। आपको आपके अंदर से साउंड जब आएगा तो वो हमारा एक लैंग्वेज होता है, जो आप जिसका आंसर आप दोगे जैसे शानदार तरीके से। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, आपने आंसर दिया आई एम फाइन। इट्स मीन्स कि आपका जो लैंग्वेज हो क्या है, वो इंग्लिश है। अगर मैंने कहा कैसे हो भाई साहब, आपने कहा मैं ठीक हूँ भाई साहब, तो आपके अंदर से जो साउंड जो आ रहा है वो हिंदी है, तो वो लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज कम्स फ्रॉम साउंड। अब बात ये है कि इंग्लिश में हमें पता चल गया इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज भी हमें पता चल गया कि लैंग्वेज कम्स फ्रॉम साउंड। लैंग्वेज कहाँ से आता है? साउंड से आता है। बट अब बात करते हैं कि साउंड है क्या चीज़ है? ये साउंड क्या है, साउंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, साउंड्स क्या चीज़ है? देखिए, साउंड का मतलब ये होता है कि अगर मैं आंसर दे रहा हूँ इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली है कि मेरे अंदर क्या है, कलेक्शंस ऑफ अल्फाबेट है। और अगर मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है, कलेक्शंस, यानी कि एक तरह का समूह है। समूह किसका? अगर मैं हिंदी में जवाब दूंगा तो मेरे अंदर समूह होंगे अल्फा, यानी कि क्या बोलेंगे, वर्णमाला। क्या, जैसे हम अ से अनार पढ़ते हैं, अ से क्या तक जितने भी, उसे हम कहते हैं वर्णों की संख्या, वर्णमाला कहते हैं। तो अगर मेरे अंदर कलेक्शन होंगे वर्णमाला की, तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा, और मेरे अंदर जो कलेक्शन होंगे अल्फाबेट के, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। तो साउंड्स मीन्स होता है collections of alphabet A to Z। अब हमने इसे क्या पढ़ना है? कलेक्शंस ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं पढ़ेंगे, अल्फाबेट A to Z। A to Z ज्यादातर लोग इसे क्या कहते हैं? Z कहते हैं, Z। तो ये Z नहीं बनेंगे, हम इसे Z प्रोनाउंस करना है। कोशिश करो कि आप इसे Z प्रोनाउंस करने के, क्योंकि इससे जो भी हमारा वर्ड बनता है वहाँ पे हम साउंड लाते हैं, इसका Z ही पढ़ते हैं। आप टीवी देखते हो, Z टीवी देखते हो, या फिर
जी टीवी देखते हो, आप जेड सिनेमा देखते हो या फिर जी सिनेमा देखते हो, तो वहाँ पे हमारा जो इसका साउंड बनेगा वो जी से बनेगा, ठीक है। तो इसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे साउंड इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट ए टू जी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं, कई लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, देखिए ये देखिए ALPHABET अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस है। ये आपका नाउन है। देखिए अगर आप किसी भी नाउन के साथ एस लगा दो तो उसका टोटली मतलब बदल जाता है, उसका पूरा का पूरा मतलब बदल जाता है। देखिए कैसा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं लिखा वुड और दूसरा लिखा मैंने वुड्स। अगर वुड का मतलब सबको पता है, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। अगर आप इसमें गलती से एस लगा देते हो तो ये बन जाता है जंगल। अगर वुड्स, तो अगर आप वुड्स में एस लगा दो, अगर आप किसी भी नाउन में एस लगा दो तो उसका पूरा का पूरा मतलब क्या बन जाता है, वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एस नहीं लगाना है, यहाँ पे हम लगाएंगे अल्फाबेट ही लिखना है। इसका मतलब होता है जो कलेक्शंस होते हैं ए टू जी इज कॉल्ड अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज बन जाता है। यानी कि जो अल्फाबेट आप एस लगा देते हो तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब लैंग्वेज होता है। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपने ड्रग देखा होगा, ड्रग पढ़ा होगा और ड्रग्स, ठीक है। अगर आप ड्रग यूज करते हैं, अगर आप ड्रग लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, मेडिसिन है। ये क्या है आपका, मेडिसिन है। और इसमें अगर आप एस लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक नशीला पदार्थ। जैसे कोई भी हम ड्रग्स यूज करते हैं, नशीला पदार्थ, जैसे बहुत सारे ड्रग्स है, आप सभी को पता है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा मैं क्या चीज़ होता है, पर सुना है हमने बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। तो अगर आप उसमें एस लगा दो तो वो एक नशीला पदार्थ बन जाता है, और अगर आप उस पर एस नहीं लगाते हो तो इसका मतलब क्या बन जाता है, मेडिसिन होता है। आप दवाई लेते हैं तो दवाई जब लेते हो तो उसके पीछे भी लिखा होता है ड्रग, तो इसका मतलब वो नशीला पदार्थ नहीं है, वो आपका मेडिसिन है, दवाई है वो। अगर उसके पीछे एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नशीला पदार्थ बन जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है टॉपिक, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी आपको समझ आ गया कि यानी कि मैंने कहा कि अगर आप नाउन में एस लगा देते हैं तो नाउन पूरे का पूरा बदल जाता है। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम साउंड, ये आपके साउंड से आता है। देन साउंड क्या होता है, साउंड इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, साउंड इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। साउंड कैसे आएगा, जब आपके अंदर कलेक्शंस होंगे अल्फाबेट के, तभी आपके अंदर से इंग्लिश का साउंड निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो साउंड मैंने बताया है, ये जो एस लगा देते हो, अगर आप नाउन में कहीं एस लगा देते हैं तो वहाँ पे उसका मतलब पूरे का पूरा बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने गलती से भी एस नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि साउंड के बारे में, हमने स्कूल टाइम से पढ़ते आए हम, है ना, कि साउंड के टाइप्स भी होते हैं। तो वो टाइप्स क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। डेट पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं साउंड्स के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ साउंड्स। टाइप्स ऑफ साउंड्स सभी ने स्कूल में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है स्कूल टाइम से, है ना। साउंड के टाइप्स पढ़े हैं, आपने पढ़ा है वर्बल, कॉन्सोनेंट, दो टाइप के साउंड पढ़े हैं ना हमने, यानी कि वर्बल एंड कॉन्सोनेंट। देखिए क्या पढ़ा था हमने, साउंड के टाइप, जो पहला जो टाइप्स होता है वो होता है वर्बल एंड सेकेंड वन इज द कॉन्सोनेंट। बट हमारे पास तीसरा भी साउंड होता है, उसे हम कहते हैं सेमी वोवल। सेमी वोवल का, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, आधा वोवल, यानी कि ये आधा वोवल। आप कौन कौन से होते हैं देखिए। अब वोवल साउंड पढ़ा है आपने, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी क्या है इसके अलावा और इसके अलावा, यानी कि ये सब कुछ छोड़ के जितने भी रहते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या लिख जाने, बी, सी, डी, इस तरह से करके जी तक वो सारे कॉन्सोनेंट है। ये आपको सबको पता था, है ना। अब आप सोच रहे होंगे से तो पहले से पता है, दोबारा क्यों बताने लगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ, ये हमें पहले से पता था, बट हमें ये नहीं पता था कि इसको वोवल ही क्यों बोला जाता है। चाहे तो हम इसे भी वोवल कह सकते थे, इसे हम कॉन्सोनेंट कह सकते थे, इसे हम कॉन्सोनेंट बोल सकते थे, इसी को ए, ई, आई, ओ, यू को ही हम वोवल साउंड क्यों कहते हैं, नहीं पता। किसी को पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ कि इसे हम वोवल साउंड क्यों कहते हैं। क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होता है, हमने सिर्फ अपने दिमाग में ये रख लिया होता है कि हाँ जी वोवल साउंड होता है ए, आई, ओ, यू, ये हमारा वोवल है, बाकी जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है। पर ये इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो
इंग्लिश जो है वो इंग्लिश का जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हमें। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि ए ई आई ओ यू, इसे ही हम वोवल साउंड क्यों कहते हैं। देखिए पिक्चर देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इनमें पिक्चर बनाता हूँ। मेरा ड्राइंग थोड़ा ऐसे ही है, ये बंदा बनाया मैंने, ये इंसान है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये गला है, यानी कंठ बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हम कहते हैं इसे वोकल कोड, इसे हम क्या कहते हैं, वोकल कोड कहते हैं। और जो भी हमारा वोकल कोड से आता है ना उसे हम कहते हैं वोकल साउंड। क्या कहते हैं, वोकल साउंड। वोकल का मतलब डायरेक्ट गले से आता है। अब देखो इसे बोलो ए ई आई ओ यू, इसका मुंह खोल के भी बोल सकते हैं आप, ए आई ओ यू, मुंह खुला रखे बोल सकते हैं। यानी कि ये डायरेक्ट कहाँ से आता है, आपका वोकल कोड से आता है। जो वोकल कोड से साउंड आता है उसे हम कहते हैं वोकल साउंड, है ना। यानी कि जो वोकल कोड से आता है डायरेक्ट उसे हम क्या कहते हैं, वोकल साउंड कहते हैं। इसे हमें किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमें किसी बॉडी का यूज़ नहीं होता है, लिप्स का यूज़ नहीं होता है, टंग का यूज़ नहीं होता है। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इस साउंड को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, इस साउंड को बोलने के लिए आपको ना तो आपका लिप्स का यूज़ होता है, ना टंग का यूज़ होता है, ना टीथ का यूज़ होता है, और ना ही बॉडी का यूज़ होता है। ये डायरेक्ट क्या आता है आपका, यानी कि वोकल कोड से आता है डायरेक्ट। जो वोकल कोड से आता है उसे हम वोकल साउंड कहते हैं। जो वोकल साउंड का साउंड से मतलब बना है वोवल। वोवल का मतलब है इट कम्स थ्रू वोकल कोड। क्लियर है, यानी कि वोवल साउंड का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट हमारे वोकल कोड से आता है, इसीलिए हम इसे वोवल साउंड कहते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट का साउंड, अब कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं इसे, क्या ये वोकल है, वोवल है तो इसका नाम कॉन्सोनेंट रख देंगे। बाकी इसका मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड, देखिए अगर आप है तो देखिए जितने भी साउंड है, चाहे वो वोवल साउंड है, चाहे कॉन्सोनेंट हो या फिर वो सेमी वोवल हो, वो सारे के सारे साउंड आपको वोकल कोड से ही आता है, वोकल कोड से आता है, ऑब्वियसली सबको पता है ना। बट आप किसी भी कॉन्सोनेंट को साउंड लेते हो, जैसे मैंने कहा बी, अगर आप किसी के लिए बी बोल रहे हो बी, तो इसका मतलब ये आपका लिप्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। कॉन्सोनेंट का साउंड का मतलब ये बोलता है कि देखिए सर, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जब भी आपका कॉन्सोनेंट का साउंड आप पढ़ते हैं यानी कि बोलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका वोकल कोड से तो आएगा ही आएगा। प्लस इसमें क्या होगा, इसमें यूज होगा आपका लिप्स का यूज होगा, टीथ का यूज होगा, टंग का यूज होगा, और एक आपका बॉडी का यूज होगा। यानी कि जो साउंड आप बोलने के लिए इन सब का हेल्प आता है, हेल्प होता है, इसके हेल्प के थ्रू आपको जो साउंड आता है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको, आई होप समझ आ रही होनी चाहिए, और आपको बात समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट है कि वोवल और कॉन्सोनेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो वोवल साउंड का मतलब क्या है, वो डायरेक्ट वोकल कोड से आता है, और जो कॉन्सोनेंट है वो भी हमारा वोकल कोड से आता है। बट इसे बोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, लिप्स का यूज होता है, टीथ का यूज होता है, टंग का यूज होता है, और बॉडी का ही यूज होता है। देखिए कैसा है, जैसे मैंने बोला कॉन्सोनेंट साउंड ये आपका क्या है, बी है ना, बी बोला तो लिप्स का यूज हो रहा है, और अगर मैं बोला सी बोला तो मेरा टंग का यूज हो रहा है, टीथ का भी यूज हो रहा है ना। और मैंने कहा एम बोल रहा हूँ तो एम लिप्स का यूज हो रहा है, और मैंने कहा हॉर्स हॉर्स, जब आप हॉर्स का यूज करते हैं तो आपके जोर लगता है पूरे बॉडी में, यानी पेट में थोड़ा जोर लगता है, हॉर्स। ठीक है, समझ आ गया आपको कि वोवल और कॉन्सोनेंट का क्या क्या मतलब होता है। आपने इसको रटना नहीं है, ये नहीं रटना है कि हाँ जी मुझे पढ़ाया गया था कि ए आई ओ यू वोवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, बट आपको पता भी होने चाहिए कि इसे वोवल साउंड क्यों कहते हैं और कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं सेमी वोवल। सेमी का मतलब है आधा वोवल। अब आधा वोवल क्या है, आधा वोवल का मतलब ये है कि है तो ये कॉन्सोनेंट है, बट इसे हम आधा वोवल क्यों बोलते हैं, इसलिए हम इसे सेमी वोवल का मतलब क्या है, डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वोवल इसलिए बोलते हैं, इससे आप जो भी वर्ड बनाते हैं, चाहे डब्ल्यू से बना रहे हो चाहे वाई से आप वर्ड बना रहे हो। देखिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे यहाँ पर। अगर आप डब्ल्यू और वाई से कोई भी वर्ड बना रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ईयर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, यार, इसे हम यार पढ़ते हैं क्योंकि ये या है ना, यार नहीं पढ़ते हैं, हम इसे क्या पढ़ेंगे, ई का साउंड पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ई का है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, वाई तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हम इसको पढ़ने के लिए किसका जोर लगा रहे हैं, वोवल का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं ईयर ईयर।
ईयर पढ़ते हैं इसे, ना कि हमें यार पढ़ते हैं। तो हम इसीलिए इसको सेमी वोवल कहते हैं, क्योंकि इसमें आधा साउंड क्या आता है, वोवल का आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी वोवल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपको समझ आ गया कि टाइप्स, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे मेरे स्टूडेंट आप जो लाइव मुझे देख रहे हैं, तो आप अभी से सीख लीजिए कि आपको जो साउंड के जो टाइप्स आपको कोई पूछता है तो आपने क्या बताना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड, वोवल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवल। 3 टाइप्स के साउंड होते हैं। वोवल के साउंड का मतलब बता दिया मैंने, वो डायरेक्ट आपका वोकल कोर्ड से आता है, इसमें कोई लिप्स का यूज नहीं होता है, टंग का यूज नहीं होता है, टीथ का नहीं होता है, ना ही बॉडी का यूज होता है, ये डायरेक्टली आपका क्या होता है, वोकल कोर्ड से आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोवल साउंड। एंड कॉन्सोनेंट मींस ये हमारा वोकल कोर्ड से आता है, बट इसमें किसका यूज, किसका हेल्प होता है, किसका यूज होता है, बॉडी का यूज होता है, लिप्स का यूज होता है, यानी कि इसे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, बोलने के लिए आपको बॉडी का यूज किया जाता है, लिप्स का यूज होता है, टंग का होता है, और किसका यूज होता है, टीथ का यूज होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। और सेमी वोवल, जब सेमी वोवल हमारे पास 2 है, W एंड Y, अगर आप इससे कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें पहले जो वर्ड आता है वो वोवल का साउंड आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी वोवल। ओके, क्लियर हो गया। अब बात यह है, ठीक है, अब जो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब बात यह है कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल के बारे में, पढ़ा है ए एंड द आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, ए एंड द का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। द हमारा क्योंकि आर्टिकल के टाइप्स नहीं है तो वो हमारे डिटरमिनर्स के टाइप्स हैं। तो पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल का जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब आप सोचेंगे सर बेसिक में हमने आर्टिकल कहाँ ला दी बीच में, मैंने आर्टिकल यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि आर्टिकल में ही यही साउंड का यूज होता है। इस साउंड के बिना आपका आर्टिकल क्लियर नहीं होगा, यानी कि ए और एन जो भी आप पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना है, उसको पहले मैं रिलीज कर देता हूँ। अब आर्टिकल आपने पढ़ा है यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन, देखिए ए और एन का यूज कैसे करना है, ए और एन। अब ये जो अभी मैं थोड़ा सा ए और एन का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो अलग से ही है, वो जब आएगा आगे सिलेबस में ऐड हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ मैं क्लियर कराऊंगा। बट मैं यहाँ पे आपको ए और एन का इसलिए करा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉजिक है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमने, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा कि ए एन का यूज़ कहाँ होता है, ए का यूज़ कहाँ पे होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। सबने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, सर आपने स्कूल टाइम पढ़ा कि हाँ जी सर जी स्कूल टाइम में बताया था A-E-I-O-U, बच्चा यहाँ पे A-E-I-O-U आए, वहाँ पे आपने A-N लगा दिया ना, क्लियर हो गया। यानी कि क्या बोला मैंने, यहाँ पे भी आपका A-E-I-O-U आए, यानी कि इस वर्ड से जो फर्स्ट लेटर जब यहाँ पे ये आए, कोई भी वर्ड बोल रहे हो आप, जैसे मैंने कहा एप्पल, A-P-P-L-E, एप्पल। अब एप्पल से आगे हमने क्या लगाना है, A-N लगाना है, क्योंकि स्कूल में बताया गया था हमें कि जहाँ पे भी A-E-I-O-U आए वहाँ पे हमने N लगा देना है, बाकी जो मर्जी आ जाए इसके बाद, यानी कि इसको छोड़ के कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे हमने A लगा देना है, ठीक है, ये समझ आ गया था। बट क्या हुआ, जब मेरे पास एक वर्ड आया A-P-P-L-E, एप्पल, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, N एप्पल कर दिया, ठीक है। और दूसरे जो कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे मेरे पास आया MLA, तो फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे A-M-L-A कर दिया, ये तो मेरा सही हो गया। बट यहाँ पे बाद में मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। मैंने कहा भाई ये गलत क्यों है, आपने तो बताया था मुझे A-I-O-U है, तो यहाँ पे हमारे पास तो A-I-U है ही नहीं, तो यहाँ पे तो A आना चाहिए, है कि नहीं, कुछ क्लियर है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे A आना चाहिए, यहाँ पे A क्यों आया, यहाँ पे A-N क्यों आ रहा है, तो वो मुझे कहने लगे सर देखिए यहाँ पर N का यूज़ किया जाएगा। फिर मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कॉन्सेप्ट तो मुझे ये बताया गया था कि एन का यूज हमने वहाँ करना है जहाँ पर A-I-O-U आए, पर यहाँ तो है नहीं, मैंने ए कर दिया, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने, अपने हिसाब से मैं सही कर रहा था, बट मेरा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। फिर जाके मुझे बात समझ आया। तो आप सभी को मैं ये बात समझाऊंगा कि कभी भी आपने ये चीज़ फॉलो नहीं करना है कि जहाँ पे भी A-E-I-O-U आए वहाँ पे A-N नहीं लगाना है, यहाँ पे इसको नहीं देखना है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ऐसे सेंटेंस बनाओगे पेपर में 0 मार्क्स लेके आओगे आप बैंकिंग के पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, एसएससी के पेपर दे नहीं पाओगे। वहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है आर्टिकल का, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इस चीज़ को, बारीकी से समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या चीज़ है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट को समझना है बस, और कुछ नहीं, समझना है फिर बोलना शुरू करो, समझ आ जाएगा। क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप इंग्लिश बोल तो लोगे बट आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने आगे बोलना तो है, अब क्या बोलूँ, मैंने कैसा बोला, सही बोला है गलत बोला, क्या मैंने आर्टिकल का सही से यूज़ किया,
क्या मैंने प्रेपोजिशन का सही से यूज़ किया, क्या मैंने नाउन और प्रोनाउन की कोई पहचान है। जब तक ये चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो इसीलिए पहले आपको तैयार होना है, ठीक है ना, अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है कि आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ए एन, यहाँ पे ए क्यों नहीं आएगा, सॉरी ए क्यों नहीं आएगा और एन क्यों आएगा। तो बात ये है, देखिए जब भी आप ए एन का यूज़ करते हैं, ए एन हम ए और एन यानी कि ए और एन, तो एन का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जब आपके जो वर्ड आप बना रहे हैं इंग्लिश में, जो वर्ड आ रहा है उसमें जो साउंड वर्ड को, यानी कि वर्ड का जो पहला साउंड है वो क्या हो, उसमें वहाँ पे आपका साउंड आ रहा हो आ ई उ ए आई ओ आओ अंग आहा खाली। ये सब पढ़ा है कि नहीं हमने बचपन में, पहली क्लास में पढ़ा था मैंने, तो है ना। ये मैंने जब फर्स्ट टाइम जब स्कूल गया था, पहला दिन जब मैं स्कूल गया था, जब छोटा था मैं, जब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए जब प्राइमरी स्कूल जब गया था, तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे बताया गया था, ये सब साउंड है, ये सब क्या है आपके साउंड है। यानी कि जो भी इंग्लिश में जो वर्ड है, आप इंग्लिश का जो भी वर्ड बन रहा है, जब भी आपका इंग्लिश में जो पहला वर्ड है उस वर्ड को पढ़ने के लिए आपको ये जो साउंड का यूज़ हो रहा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपका फर्स्ट जो साउंड है, लेटर का साउंड ये इसमें से आ रहा है, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है जनाब, ए और एन का यूज़ करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए लगा के गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या है एम एल ए, यानी कि एम, मुझे म नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मुझे क्या पढ़ना है यहाँ पे एम, यानी कि मुझे किसका साउंड आ रहा है, पहला वर्ड एम एम, तो ए का साउंड आ रहा है, ए हमारे पास है ए आई ए है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा एन एम एल ए होगा। क्लियर हो क्या कॉन्सेप्ट। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एच से दो वर्ड लिख देते हैं, एक लिखा मैंने आर्स, लिखा मैंने हॉर्स, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, अब इससे आगे क्या लगाऊं, दोनों तो एच एच है ना, अब ऐसे दोनों कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे ये नहीं देखना है कि सॉन्ग वोवल है या कॉन्सोनेंट है, ये चीज़ नहीं देखना है आपने क्या देखना है, ये देखना है जो मैंने अभी आपको बताया, अ से लेकर आ तक जो भी आपको वर्ड में अगला साउंड आ रहा है वहाँ पे हमने ए एन का यूज़ करना है, ना कि हम इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे जनाब, क्योंकि यहाँ पे फिर ए लगाना पड़ेगा, फिर दोनों गलत हो जाएगा। दोनों में चलो एक तो ठीक हो जाएगा, बट एक चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, आपको प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, हॉवर, हॉर्स, हॉवर पढ़ते हैं इसे, हॉवर हमने कभी नहीं पढ़ा, हमें स्कूल में टीचर ने सिखाया बेटा इसे हॉवर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं हम आवर। 1 आवर 2 आवर 3 आवर, जो टाइम की बताते हैं, जैसे घंटे की बात करते हैं हम, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर, आवर, आ का साउंड आ रहा है ना, आ का साउंड आ रहा है, मतलब कि अ का साउंड आ रहा है, दैट्स व्हाई हियर वी कैन पुट एन आर्टिकल ए एन, तो यहाँ पे लगाएंगे एन आवर। कभी आपने देखा होगा जहाँ पे भी आवर यूज हो रहा है उससे पहले हमेशा ए एन का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है एच के यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वो अ से बन रहा है, आवर से, तो यहाँ बनेगा हमारा एन, ठीक है, एन आवर। और ये दूसरा आ रहा है हॉर्स, इसका साउंड क्या आ रहा है, हॉर्स, मतलब कि ह का साउंड आ रहा है, तो ह तो हमारे इसमें है ही नहीं, ह है कहीं, ह हमारे इसमें कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा अ हॉर्स। समझ आ गया आपको, क्लियर है। और एग्जांपल देता हूँ मैं, इसमें पहले यूज कर देता हूँ, देखिए और एग्जांपल देता हूँ मैं, ए एन का यूज कैसे करना है, ए एन का यूज कैसे करना है मैंने बता देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि एन का यूज कब करेंगे, जब आपके पास अ से लेकर आह तक आ जाए साउंड आए। तो जैसे मैंने लिखा, यू से बना लेते हैं, कोई यू से मैंने लिखा एक तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला, ठीक है। और मैंने दूसरा लिख दिया इसी के साथ यहाँ पर यूनियन, ठीक है। पर अभी हमने सिर्फ ए और एन का देखना है, तो हम अब द का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए एन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अम्ब्रेला, यहाँ के साउंड क्या आ रहा है, यू पहला वर्ड का साउंड आ रहा है अ का साउंड आ रहा है, तो जहाँ पे भी अ का साउंड आ रहा है तो समझ लो बेटा वहाँ पे क्या लगाना है, हमने एन का यूज करना है, तो ये बनेगा एन अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये है यूनिवर्सिटी, अगर मैं देखो आर्टिकल को देखा होता ना, ए आई ओ यू, इसको देखा हुआ होता तो यहाँ पे मैंने सब जगह एन एन लगाना था, और ये तो सही होना था, बट ये दोनों क्या होना था, गलत हो जाना था, क्योंकि जो पहला साउंड आ रहा है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, यूनिवर्सिटी। यह का साउंड आ रहा है, तो यह तो इस बीच में हमारे पास है ही नहीं, यह हमारे पास इस बीच में है नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यूनिवर्सिटी।
अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा जो साउंड है वो य का आ रहा है ना कि अ का आ रहा है, ठीक है ना। तो य का साउंड आता है यूनिवर्सिटी। इसी तरह से यूनियन, यहाँ पे भी य का आ रहा है यूनियन, तो ये भी बनेगा हमारा अ यूनियन। क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ए एन का यूज़ कैसे करते हैं। ए एन का यूज़ कैसे करेंगे हम, तो ध्यान से करना है। ये नहीं लिखना है कि ए एन का यूज़ हम जहाँ पे आर्टिकल ए आई ओ यू है तो वहाँ पे एन लगाना है, बाकी जगह ए लगाना है। नो, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, इस कॉन्सेप्ट को भूल ही जाओ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो आप आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप एग्जाम में बैठ पाओगे नहीं, वहाँ पे फिर मिस्टेक्स होंगे, ठीक है। अगर आप स्कूल के बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं तो ये चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है और ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई खत्म होते तक ये साथ नहीं छोड़ने वाला है, ये ज़िंदगी भर साथ रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ साउंड, ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, इससे पहले इरेज कर देता हूँ मैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए, या फिर सुनने के लिए, सुने ना, मैं चार होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। इन सबको पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, या फिर कुछ बोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, पेन कॉपी तो ऑब्वियसली होगा। उसके बजाय हमें क्या चाहिए, इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, वर्ड। आपके पास वर्ड होने चाहिए। बिना वर्ड का हम इंग्लिश कैसे लिखेंगे, वर्ड के बिना हम इंग्लिश लिख नहीं पाएंगे, ना हम बोल पाएंगे, ना बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए सर, आपको सबसे पहले वर्ड चाहिए, वर्ड। अब वर्ड क्या है, ये वर्ड को पहले डिफाइन कर लेते हैं हम। वर्ड क्या है, देखिए वर्ड का मतलब है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर PEN, पेन, और लिखा मैंने NPE, कुछ वर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए पेन, पेन का मतलब आप सबको पता है, जिससे हम लिखते हैं, क्लियर है। पेन का मतलब पता है आपको, जिससे आप राइट करते हैं, उसे हम पेन कहते हैं। बट ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मेरे को खुद को ही नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो इसका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो, बारीकी से समझना है, मैंने एग्जाम्पल क्यों लिखाया, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल इससे दिखाया क्योंकि इसी एग्जाम्पल में ही आपका वर्ड का डेफिनेशन आ रहा है। डेफिनेशन क्या आ रहा है, डेफिनेशन ये आ रहा है कि जिसका हमें मीनिंग पता होता है उसे हम कहते हैं वर्ड कहते हैं, और जिसका मीनिंग नहीं पता है उसे हम वर्ड नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेन का मीनिंग आपको पता है, मीनिंग है ना, इसका मतलब पेन लिखते हैं, इसका मतलब नहीं पता है, तो वर्ड क्या बोलते हैं, यही पे आपको डेफिनेशन बनता है कि वर्ड क्या होता है जी, वर्ड होता है हमारा मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि मीनिंगफुल यूनिट, जिसका मीनिंग आपको पता होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये हमारा वर्ड है। तो वर्ड का डेफिनेशन मिल गया ना आपको। तो डिफाइन इस तरह से करते हैं कि वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड वर्ड। जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा तो वो हमारा वर्ड भी नहीं होगा, और जिसका मीनिंग पता है वो हमारा वर्ड होगा। कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, 2-3 एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बॉल, बॉल लिखा, XYZ लिखा, और मैंने लिख दिया यहाँ पर किसी का नाम भी लिख देते हैं हम, चलो नाम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने WO कर देते हैं। अब इसका मतलब पता है आपको, बॉल का मतलब खेलते हैं गेंद, इसका मीनिंग पता है, ये हमारा वर्ड है। XYZ का मुझे नहीं पता वर्ड, इससे क्या मतलब मुझे पता नहीं है, पर ये लेटर है हमारे पास अल्फ़ाबेट का, पर मुझे नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड वर्ड, ओके। एंड राम आपको पता है, नाम होता है किसी का, राम श्याम जो भी नाम है वो हमारे वर्ड है, इसका मतलब आपको पता है कि ये नाउन है, नाम रखा है हमने किसी का, तो इसका मतलब आपको पता है, तो ये हमारा वर्ड होगा। और ये WO क्या है मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो ये वर्ड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इंग्लिश में आपको सबसे पहले बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए पहले क्या चाहिए, आपको वर्ड चाहिए। जो कि वर्ड मैंने आपको बता दिया कि वर्ड होता क्या है। वर्ड मतलब होता है जिसका मीनिंग आपको पता है उसे हम वर्ड कहते हैं, और जिसका मीनिंग नहीं पता है उसे हम वर्ड नहीं कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। सपोज अब आपका वर्ड भी आ गया है ना। अब ये नहीं कि ज़रूरी वर्ड के आने से ही आपको इंग्लिश आ जाएगा। वर्ड आपके पास आ गया तो अगर मैंने आपको पेन बोला, हाँ जी पेन वर्ड ले लो जी, आप इंग्लिश बोल लोगे जिंदगी भर। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, ये नहीं बोलो कि मैं कि जिसको आता है कोई नहीं, जो आप स्टार्टिंग से लर्न कर रहे हो, इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, क्या उसको मैं वर्ड दे दूँ और इंग्लिश बोलना आ जाएगा? नो नो, नॉट इम्पॉसिबल। तो वर्ड तो हमें कुछ चाहिए, बट वर्ड के बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनते कैसे हैं, यानी कि सेंटेंस कैसे बनाना है। हमने बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस ये थोड़ा सा मैं आपको बेसिक
कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं इंग्लिश का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। हिंदी में बोले तो इसे वाक्य कहते हैं। थोड़ा सा लाइट आ रहा है मुझे, यहाँ पर लाइट दरवाजा बंद कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा दरवाजा खुला था ना, लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा था मेरे आइज में। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, बिना सेंटेंस हम बात नहीं कर पाएंगे, है ना। आप सोचिए क्या होगा सेंटेंस, कैसे डिफाइन करेंगे सेंटेंस को? है कोई आइडिया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए सेंटेंस, अब देखो एग्जाम्पल है मेरे पास है, अब राम ही देना पड़ेगा मुझे एग्जाम्पल, ठीक है। राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल मतलब कि राम स्कूल जा रहा है, चल के जा रहा है, चाहे दौड़ के जा रहा है, वट जैसे भी जा रहा है वो जा रहा है, ठीक है ना। राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे आपको राम का मीनिंग भी पता है कि नहीं? ये वर्ड है कि नहीं है? वर्ड है ना। और इज मैंने आपको बताया, जिसका मीनिंग पता होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इसका मीनिंग पता है, गोइंग का मीनिंग पता है, गोइंग नहीं बोलना है पहले तो इसे गोइंग पढ़ना है। जो प्रोनाउंसिएशन आएगा, एक टॉपिक आएगा मेरे पास, जब आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वो मैं आज अलग से कॉन्सेप्ट टॉपिक लेके आऊँगा कि प्रोनाउंसिएशन हमने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। एडवांस प्रोनाउंसिएशन। गोइंग भी बोल सकते हैं, गोइंग अगर मैं नहीं बोलूँ कि आप गोइंग मत बोलो, गोइंग बोल सकते हो, बट कोशिश करना थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलने का, ताकि आपको जो इंग्लिश बहुत ही शानदार हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राम इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग का मतलब पता है, टू का मतलब पता है, एंड स्कूल का मतलब भी पता है आपको, ये सबका मीनिंग पता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसका मीनिंग पता है उसे हम कहते हैं वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे वर्ड है, तो हम इसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, देखिए बहुत सारे जो कलेक्शंस होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्शंस ऑफ मीनिंगफुल। कलेक्शंस ऑफ मीनिंगफुल, यहाँ पे लिख देता हूँ, बोर्ड छोटा है मेरा। कलेक्शंस ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। कलेक्शंस ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। मुश्किल है क्या? नो। यानी कि सेंटेंस क्या होता है, जिसका बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, वर्ड के कलेक्शंस होते हैं, मीनिंगफुल भी होते हैं, मतलब कि उसका मतलब भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया यहाँ पे XYZ लिख दिया, मैंने XYZ NPE, ये नहीं है सेंटेंस। मैंने आपको बताया ना जिसका मीनिंग पता है, यानी कि मैंने कहा कलेक्शंस ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। आगे समझ, ठीक है। यानी कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये बता दिया। अब मुद्दा ये है, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा ये है कि आपने बोला सर, आपने तो लिख दिया राम इज गोइंग टू स्कूल। कई बार मुझे बच्चे ऑब्जेक्शन करते, सर आपने राम पहले क्यों लिखा? स्कूल आप पहले आ सकता था, गोइंग लास्ट में आ सकता था, टू लगाया क्यों आपने? इसके जगह में आर क्यों नहीं आया? तो बात यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई सेंटेंस बना तो दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था, आपको पता था, बना लोगे। अब जिसको सेंटेंस बनाना ही नहीं आ रहा वो बेचारा क्या करेगा? उसको कैसे बताएंगे कि सेंटेंस कैसे बनाना है? तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? एक स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे हम घर बनाते हैं ना, घर बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तभी आपका घर तैयार होता है। वैसे ही हमें सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, और वो स्ट्रक्चर मैं भी आपको बताने ही जा रहा हूँ। तो मैं इसे इरेज कर दूँ पहले। तो हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस बनाने के, कि राम पहले क्यों आया, इज क्यों बाद में आया, गोइंग क्यों आया, टू एंड स्कूल ये पहले क्यों आया, चाहे तो बीच में हो सकता था ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का? तो सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो टॉपिक पसंद आ रहा होगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और इसी भी अच्छा मैं और टॉपिक आपके सामने लेते आ रहूँगा, ठीक है। एवरी संडे एंड मंडे आपको मिलते रहूँगा मैं लाइव। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस बनाने का। स्ट्रक्चर देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मतलब, अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राम स्कूल जा रहा है, वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? स्कूल कौन जा रहा है? राम स्कूल जा रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? राम के बारे में बात हो रहा है। राम स्कूल जा रहा है। स्कूल कौन जा रहा है? राम जा रहा है स्कूल। यानी कि आप जिसके बारे में बात करते हो, ध्यान से सुनना है, आप जिसके बारे में आप बात करते हो,
ठीक है, यानी कि जिसके बारे में आप बात करते हो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जब आप सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे जिसके बारे में आप बात करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा देख लीजिए, जो एक्शन करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, जो भी एक्शन करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट का पोजीशन हमेशा पहले स्थान पर किया जाता है। समझ आ गया? यानी कि जो भी हमारा एक्शन करता है या फिर आप किसी के बारे में बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट का पहला स्थान क्या होता है, पहला स्थान होता है सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि जिसके बारे में आप बात करते हैं पहले हम उसी को लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब राम क्या कर रहा है, जा रहा है, स्कूल जा रहा है। राम क्या कर रहा है, जा रहा है। अब मैंने कहा कि राम जा रहा है, जा कौन रहा है, राम, तो राम जा रहा है। पहला स्टेप क्या किया, राम है, राम सब्जेक्ट आ गया, पहला कदम लगा उसने जाने की। तो वहाँ पे जो जा रहा है ना, वो जा रहे को हम बोलते हैं एक्शन करेगा ओबियसली, या वो चल के जाएगा या दौड़ के जाएगा या फिर जैसे मर्जी जाएगा, चाहे गाड़ी में जा रहा है, चाहे बाइक में जा रहा है, या साइकिल में जा रहा है, पर वो जाएगा ना। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी का, यानी कि जहाँ पे एक्शन होता है ना जाने की, तो उसका जो उसे हम कहते हैं वर्ब, उसे हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल। अब ये देखो, राम जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है, मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है मगर क्या एक्शन कर रहा है। तो मैंने बोल दिया राम एक्शन कर रहा है, राम जा रहा है मगर कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। यानी कि जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, वो एक्शन करता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम बात करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने स्कूल टाइम से पढ़ा होगा, ये हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, V1 V5 जो भी आप लगाते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि पहला सब्जेक्ट क्यों आता है। पहला सब्जेक्ट इसलिए आता है क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पहला बंदा एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट ही बोलते हैं। पहले हम उसी को लिखेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर वो एक्शन कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद सेकेंड आता है वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। वर्ब का मतलब क्या होता है जी, एक्शन होता है। और एक्शन कर रहा है मगर क्या कर रहा है, एक्शन, राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? अब इसको डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं हम, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डज एक्शन, डज एक्शन ऑफ द वर्ब। डज एक्शन ऑफ द वर्ब, डी है ये, ठीक है, ध्यान से देखना है। डज एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मैंने कहा था कि जो एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। डज एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीव। रिसीव एक्शन, यहाँ पे एक्शन रिसीव हो रहा है, रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब, रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसको मिटा देता हूँ, रिसीव एक्शन ऑफ द कॉल इज वर्ब। ठीक है, रिसीव एक्शन मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है, रिसीव कर रहा है एक्शन, एक्शन रिसीव कर रहा है, मतलब राम जा रहा है मगर कहाँ जा रहा है वो बता रहा है। ऑब्जेक्ट बताएगा ना, घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो रिसीव करेगा वर्ब को, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब बात ये है कि भाई अब वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चल गया आपको, हाँ, वेरी गुड। अब है कि वर्ब एक्शन क्या होता है। एक्शन के भी टाइप्स होते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा वर्ब स्कूल टाइम में, V1 V2 V3 V4 V5 पढ़ा है ना, तो वो हमारे वर्ब्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर में आते हैं तो वर्ब के भी दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं HV, एंड अनदर वन इज मेन वर्ब, जिसे हम कहते हैं MV। एक्चुअली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यानी कि AV। ऑक्सिलरी वर्ब अब आगे आएगा, जब आपको मैं टेंस कराऊंगा तो टेंस में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसमें हम वर्ब को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि इस तरह से ये समझ लो कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। बट अभी हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाना कब आएगा, जब हमारा कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ जो कुछ टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। जब आप टेंस में पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम और अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ कि सेंटेंस का किस तरह से बनाया जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसको वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास मेन वर्ब।
अब मुद्दा यह है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखो जनाब, हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर पढ़ा है, वॉज, वो ये भी पढ़ा है आपने, एंड, विल, शैल, हैज, हैव एंड हैव, ये सारे क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब बात यह है कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब होता है जी V1, यानी कि थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, V1 हेल्पिंग वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम शॉर्ट लिखते हैं V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब देखो स्कूल टाइम में से 3 फॉर्म पढ़े थे हमने, V1, V2, V3, यानी कि V1 को मतलब समझ जाओ ना, मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम गो को फॉर्म बनाते हैं, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम बनाते हैं, तो ये हमारा फॉर्म्स होते हैं, इसे कहते हैं वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यानी कि इसे हम कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स V1, V2, V3, V4, V5। अब V3 तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, समझ आ गई आपको V3। अब V4 क्या है, देखिए V4 होता है हमारा V1 के साथ प्लस ing लगा लो तो V4 बन जाता है, और V5 के साथ, V5 का मतलब होता है कि V1 के साथ S या ES लगा लो। जैसे मैंने कहा जैसे गो, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, गो, इसमें V4 बनाएंगे तो गो के साथ ing लगा दो, V4 बन जाएगा, और V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगा दो तो V5 बन जाएगा। ऐसा से V5 बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेगा। ओके, अब ये मैंने बता दिया स्ट्रक्चर कि सबसे पहले जो पोजीशन हम लिखेंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म आएगा, देन उसके बाद हमारा फोर्थ फॉर्म आएगा। अब ये मत सोचने कि जब ये सेंटेंस बनेंगे यही आएगा, यही नहीं आएगा, यही स्ट्रक्चर नहीं रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के भी अलग अलग रूल होते हैं। सिंपल का पॉजिटिव रूल का अलग होता है, नेगेटिव का अलग होता है, कॉन्टिन्यूस का अलग होता है, परफेक्ट का अलग होता है, यानी कि जब टेंस करेंगे ना और ज़्यादा अच्छे समझेंगे। जैसे मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा था कि ये आपका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है, एग्जांपल बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो अभी देखिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, कई जगह में होता है वेरी रेयर, कई जगह में होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जैसे सिंपल सेंटेंस हम करते हैं टेंस में, तो वहाँ पे सिर्फ आता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस उतना ही आता है। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यही आता है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। तो आगे जाके हम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे जब हम टेंस करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखिए इसको समझ लो ध्यान से। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा था एग्जाम्पल, राम, इधर देखिएगा नहीं ना, यहाँ लिख देता हूँ, राम इज गोइंग टू होम। राम इज गोइंग टू होम, सबसे पहला राम कौन है जी, सब्जेक्ट। इज क्या है, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया था, सेकंड हेल्पिंग वर्ब आएगा। गोइंग, गोइंग क्या है सर, गोइंग आपको फोर्थ फॉर्म है, V1 प्लस ing, गोइंग, ये क्या है, मेन वर्ब, तो ये गोइंग हमारे पास मेन वर्ब हो गया। होम क्या है जी, होम आपका आ गया ऑब्जेक्ट। अब टू क्या है, अब बात ये है भाई टू क्या है, अब कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी टू लगाया है, टू क्या है, क्या मुझे टू मिटाना चाहिए, क्या नहीं मिटाना चाहिए, तो मैं अभी ये बताने वाला हूँ। इसको पहले इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो व्हाइट बोर्ड है थोड़ा छोटा है, मुझे जब बड़ा होगा और इसे मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, मिटा देता हूँ मैं, ओके। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, राम इज गोइंग टू होम स्कूल, जो भी है, राम जी हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, इज आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आ गया आपके पास मेन वर्ब, और होम आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट। बट ये क्या है, टू क्या है भाई, टू क्या है, टू तो बताया नहीं था मैंने, है ना, स्ट्रक्चर में मैंने टू कराया है नहीं, तो ये टू क्या है, क्या इसे मिटा दूँ, अगर मैं इसे मिटा देता हूँ ना, देखिए राम इज गोइंग होम, गलत, गलत है ये। अब मैंने टू क्यों लगाया, टू का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे मैंने टू लगाया ही लगाया, क्योंकि मैंने टू इससे लगाया, क्योंकि टू के बिना ये सेंटेंस फिर अधूरा हो जाएगा। टू का यूज़ हम वहाँ करते, देखिए आप ध्यान से देखना, बारीकी से देखना है, इस चीज़ को समझना है। टू और फोर ज़्यादातर हम सेंटेंस में गलत करते हैं, कई जगह हम फोर लगाते हैं, कई जगह हम टू लगाते हैं। देखो यहाँ पे टू का यूज़ हम कब करते हैं, फोर का यूज़ कब करते हैं। टू का यूज़ हम तब करते हैं जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि बॉडी का एक्सचेंज होना, जैसे हम
आने जाने की जब बात करते हैं, जब आपके आने और जाने की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा टू लगेगा। जैसे आपने बस में देखा होगा बोर्ड लगाया था रिकांगपियो, रिकांगपियो टू शिमला, शिमला टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू शिमला, शिमला टू दिल्ली, तो टू लगाया था ना। टू का मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी का एक्सचेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वहाँ पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा टू लगेगा। और यहाँ पे क्या बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। टू का यूज़ कब करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि बॉडी का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे राम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राम जा रहा है कहाँ से, अपने घर, यानी घर जा रहा है, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो गो के साथ हमेशा टू लगेगा, गो और कम के साथ हमेशा टू लगेगा, गो और कम के साथ हमेशा टू लगेगा, ठीक है। और फोर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट मीन्स लॉस एंड प्रॉफिट, व्हाटएवर, प्रॉफिट, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। लॉस एंड प्रॉफिट की बात करते हैं वहाँ पे फोर लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, बोलते ना आई एम वेटिंग फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। जब कोई बच्चा खेलता है, मान लो ये आपका नाइफ है, जब छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल उसको पता नहीं होता क्या है ये, अगर वो खेलते तो हम उनसे ले लेते हैं, नो बेटा दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। यानी कि क्योंकि वहाँ पे लॉस होने वाला है, कभी कट जा सकता है हाथ, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे बेनिफिट या लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस हो ऑब्वियसली नाइफ से हाथ कट सकता है बच्चे का, तो लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हम फोर यूज़ करेंगे। अगर बेनिफिट की बात करें, अगर आप छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हो, लो बेटा दिस इज़ फॉर यू, टेक इट बेटा दिस इज़ फॉर यू, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है कि बच्चे को आप चॉकलेट दे रहे हो, बच्चा खुश हो जाएगा, वहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट होता है, बेनिफिट की जब बात करते हैं वहाँ पे हम फोर यूज़ करेंगे। और टू का यूज़ हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में के लिए करते हैं, कम और गो के साथ टू लगाते हैं। बट एक चीज़ ये भी है, कई जगह में गो के साथ टू लगता है और कई जगह में टू नहीं लगता है। अब देखिए कहाँ नहीं लगता है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसे सबको मिटा देता हूँ पहले। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको बता दें कि टू और कम के साथ मैंने बोला था कम और गो के साथ टू ही लगाना है। तो भाई कई जगह ऐसे भी होता है, कई बार ना टू होता ही नहीं है। बड़े बड़े इंग्लिश जैसे हॉलीवुड मूवी देखते हो ना, वहाँ पे बोलते हैं आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग टू होम। भाई एक बंदे ने बोला मैं आई एम शॉपिंग, कंफ्यूज हो गया। देखो मैं बताता हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग, और इसमें एक दूसरे ने क्या बोला, आई एम गोइंग टू होम। अब यहाँ पे टू नहीं लगा, फिर भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। बट ये है कि भाई हमें, मैंने तो आप बोलेंगे फिर सर आपने कहा था गो सर टू लगता है, पर यहाँ टू क्यों नहीं है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ भाई, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर जगह गो और कम के साथ टू ही लगा लो, पर कॉन्सेप्ट को समझना है कि देखिए टू हमने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। यहाँ पे मैंने बोला आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, और एक बोल रहा है आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे टू देखो कैसे लगाते हैं, गो के साथ हम टू तब लगाते हैं, इसे मिटा देता हूँ। अब गो के साथ टू, गो प्लस टू हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब आप जा रहे हो कहाँ, प्लेस जा रहे हो, किसी भी प्लेस में, यानी कि वो नाउन है, यानी कि किसी भी प्लेस में जा रहे हो, या फिर आप के बाद टू के बाद क्या आने वाला हो, V1, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब मैंने कहा सर आई एम, मैं लिख देता हूँ आई एम गोइंग टू रीड, फर्स्ट फॉर्म आ गया। आई एम गोइंग टू स्लीप, फर्स्ट फॉर्म आ गया। गोइंग टू ईट, फर्स्ट फॉर्म आ गया, यानी कि ये सारे क्या है, V1 आ गए। अब यहाँ पे प्लेस क्या होगा, प्लेस के लिए अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू होम, गोइंग टू बैंक, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू ऑफिस, ये सारे क्या आ गए आपके, प्लेस आ गए, नाउन आ गए। यानी कि जहाँ पे भी प्लेस और नाउन आता है वहाँ पे हमने टू लगाना है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि शॉपिंग है यहाँ पर, ना तो ये आपका V1 है और ना ही आपका ये प्लेस है, तो यहाँ पे हमने टू नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट को समझ लो बात। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत काम की चीज़ है, आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। ओके गाइस, थैंक यू, समझ आ गया आपको। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, तो इस चीज़ को हमने दिमाग में नोट करते रखना है और अपने कॉपी में भी नोट करते जाना है। तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के लिए इतना ही बहुत है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, सिर दुखने लग जाएगा, चक्कर आ जाएगा, और फिर बनेंगे नहीं सीखने में इंग्लिश, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं सीखने से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कराते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत आज वो चीज़ आपको मैंने कराया, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं था, वो चीज़ मैंने आपके सामने मैंने
पेश किया। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे वीडियो समझ पसंद आया होगा। पर ये मैं इसलिए ये नहीं आया कि लाइक कि मेरे लाइक बढ़ाओ, कमेंट करो, जो मैंने करो, मैं इसलिए नहीं आया। मैं अपना जो नॉलेज है वो आप सबके साथ शेयर करने आया, ताकि आप जो मुझे पता है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ और आपके लिए काम आए। और आपकी जो अगर जो कुछ चीज़ मैं आपसे भी सीखूंगा, ये नहीं कि मैं ही आपको सिखाते जाऊँगा, कुछ चीज़ आप मुझे भी बताएंगे, जहाँ मेरी मिस्टेक है वो आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा, ओबियसली मैं उसे फॉलो करूँगा। ठीक है, और अब मैं मिलूँगा आपसे, कल मिलूँगा। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंट्रोडक्शन यानी कि एक तरह का इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कराया मैंने, और हम कल पढ़ेंगे इससे आगे न्यू कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा सस्पेंस रखूँगा, क्योंकि कल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू MCN मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा मौका दिया आपने अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। थैंक यू रियली, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ माई किन्नौर की जितनी भी जनता मुझे देख रहे हैं, पब्लिक मुझे देख रहे हैं, आज सबका मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।